वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम आई सेट अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट एंड एरर में अकाउंटिंग पॉलिसीज का टॉपिक कवर कर रहे हैं। इसमें हम सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्कस करेंगे। फिर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज में इंट्रोडक्शन, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में आई एट की एप्लीकेशन कैसे की जाती है, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या होगा, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन पर लिमिटेशंस क्या हैं, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की सूरत में हमें क्या डिस्क्लोजर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देने होते हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहले सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़ की बात करते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि जो हम अगर बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई इवेंट हो रहा है या कोई कंडीशन अराइज हो रही है, तो क्या उसके ऊपर कोई स्पेसिफिक आईएफआरएस अप्लाई होता है। अगर उस पर कोई स्पेसिफिक आईएफआरएस अप्लाई होता है, जैसे हम कहते हैं कि जी हमने एक प्लांट परचेज किया है और उस पर आई 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अप्लाई होता है, तो हमें उस पर देखना चाहिए कि हमारी जो इनिशियल मेजरमेंट है वो एट कॉस्ट होनी चाहिए, और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए हमारे पास कॉस्ट मॉडल और इवैल्यूएशन मॉडल का में से ऑप्शन है, उनमें से हम एक पिक करेंगे। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो हैं वो उस आईएफआरएस को अप्लाई करके हमें पता चलेंगी। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक एप्लीकेबल आईएफआरएस ना हो और हम ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहे हों, तो फिर मैनेजमेंट अपनी जजमेंट यूज़ करेगी इन डेवलपिंग एंड अप्लाइंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी, जो ऐसी इंफॉर्मेशन क्रिएट करे जो रेलिवेंट टू यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो और रिलायबल हो। रिलायबल इस सूरत में कि वो फेथफुली रिप्रेजेंट करे इन्फॉर्मेशन को, इकोनॉमिक सब्सटेंस को रिफ्लेक्ट करे, जस्ट लीगल फॉर्म पे फोकस ना हो, यानी सब्सटेंस और फॉर्म का कॉन्सेप्ट भी फॉलो हो, न्यूट्रल हो, फ्री फ्रॉम बायस, प्रूडेंट हो, प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट भी फॉलो हो रहा हो, और कंप्लीट होनी चाहिए इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। सोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं इस प्रोसेस के अंदर, तो सोर्सेज जो हमें कंसीडर करने चाहिए एज मैनेजमेंट, जब हमें अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी डिटरमिन करनी है, डेवलप करनी है जो जिस पर स्पेसिफिक आईएफआरएस मौजूद नहीं है, तो आप कौन कौन से सोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। आप जो है आईएफआरएस डीलिंग विद सिमिलर एंड रिलेटेड इशूज़ को फोकस कर सकते हैं। जब IS 41 नहीं आया था तो बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए IS 16 को सिमिलर स्टैंडर्ड के तौर पे कंसीडर किया जाता था और उससे मिलती जुलती अकाउंटिंग की जाती थी। इसी तरह फ्रेमवर्क टू आईएफआरएस जो है कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमारा, उसको कंसीडर करेंगे क्योंकि उसमें एसेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस की डेफिनेशन गिवन है, रिकग्निशन क्राइटेरिया गिवन है, मेजरमेंट की बेसिस डिस्कस हुई हुई है। तो उनको हम फोकस करते हुए कि एज क्लोज एज पॉसिबल उस फ्रेमवर्क से हम एक ऐसी पॉलिसी डेवलप करें जो कि उन प्रिंसिपल्स, उन रूल्स के मुताबिक हो। फिर इसी तरह रीसेंट प्रोनाउंसमेंट ऑफ अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज़, जैसे यूएस में, यूके में या किसी और कंट्री ने उसी मामले पर जो अपने रूल्स बनाए हुए हैं, उनको भी हमें कंसीडर करना चाहिए। हो सकता है कि उसमें काफ़ी सूटेबल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उन्होंने ऑलरेडी आइडेंटिफाई की भी हो एंड इट माइट बी वैल्यूएबल टू अस। लेकिन आप चाहे स्टैंडर्ड की बेस पर पॉलिसी बनाएं, चाहे आप स्टैंडर्ड के एब्सेंस में मैनेजमेंट की जजमेंट की बेस पर कोई अकाउंटिंग पॉलिसीज डेवलप करते हैं और अप्लाई करते हैं, दोनों सूरतों में आपको अकाउंटिंग पॉलिसी को कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। अनलेस कि रिक्वायर्ड हो कि पॉलिसी चेंज की जाए या परमिटेड हो बाय IFRS के आप पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे IS 23 है कि बोरिंग कॉस्ट जो क्वालिफाइंग एसेट से रिलेटेड होगी उसको कैपिटलाइज करना है, इसमें हमारे पास चॉइस नहीं है, तो हम उसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे। लेकिन प्रीवियसली इसी स्टैंडर्ड में चॉइस हुआ करती थी कि एक्सपेंस भी बना सकते हैं और कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, तो जब चॉइस थी तो परमिटेड है। या इसी तरह से कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल में परमिटेड है तो आप चेंज कर सकते हैं, फाइफो से वेटेड एवरेज का चेंज हो सकता है। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़ पे बात करेंगे, तो हमें अकाउंटिंग पॉलिसी कब चेंज करनी चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसी एक एंटिटी सिर्फ तब चेंज करेगी, ओनली इफ, और ये दो सिनेरियोज हैं, जब IFRS रिक्वायर करे। इसकी एक एग्जांपल IS 2 की हम ले लेते हैं। IS 2 में ईयर 2002 तक तीन मेथड अलाउड थे, लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और वेटेड एवरेज। तो 2002 में स्टैंडर्ड में कुछ रिवीजन हुई और उसमें उन्होंने जो लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड था उसको ख़त्म कर दिया। तो जो एंटिटीज अब लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज़ कर रही थी, तो उनको अब IFRS के मुताबिक अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ी, या उन्होंने लाइफो से फाइफो पे शिफ्ट होना पड़ा या लाइफो से वेटेड एवरेज पे शिफ्ट होना पड़ा। तो जब एक स्टैंडर्ड रिक्वायर करता है कि आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करें, तो फिर आपको लाजमी करनी है।
दूसरा ये भी हो सकता है कि आप वॉलंटरी चेंज करें। वॉलंटरी चेंज का कॉन्सेप्ट ये है कि आप ये समझते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है रिलायबल और मोर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगी। फॉर एग्जांपल, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए कॉस्ट मॉडल यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब आप फेयर वैल्यू मॉडल पर शिफ्ट होना चाहते हैं ताकि रिलायबल एंड मोर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आपके यूजर्स को मिले। तो अगर आप कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पर चेंज करेंगे तो ये वॉलंटरी चेंज है, स्टैंडर्ड परमिट करता है कि आप ये चेंज कर सकते हैं, और लेकिन ये कि स्टैंडर्ड में ये रिक्वायर्ड नहीं है। फिर हमें इस बात का ख्याल भी रखना चाहिए कि हर तरह का चेंज अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज नहीं होता। खास तौर पर स्टैंडर्ड ने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए हुए हैं कि जिनको आपने चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कंसीडर नहीं करना। तो उसमें दो पॉइंट्स हैं। एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शनल इवेंट्स दैट डिफर इन सब्सटेंस फ्रॉम दोज प्रीवियसली अकरिंग। तो हमारी एंटिटी, लेट से हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान में बड़े अरसे से सेल्स कर रहे थे और अब हमने फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट सेल्स करना शुरू किया। तो एक्सपोर्ट सेल्स को रिकग्नाइज करने के लिए हम जो पॉलिसी बनाएंगे वो अगर लोकल सेल्स को रिकॉर्ड करने से डिफरेंट है तो ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है, एक न्यू टाइप की ट्रांजैक्शन हो रही है। पहले हम एक्सपोर्ट सेल्स कर ही नहीं रहे थे, अब एक न्यू टाइप की ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके लिए न्यू टाइप की पॉलिसी अप्लाई हो रही है। तो ये एप्लीकेशन ऑफ न्यू पॉलिसी तो है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। इसी तरह एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजैक्शन इवेंट दैट डिड नॉट अकर प्रीवियसली और वर इमटीरियल। अगर एक एंटिटी ने पहली मर्तबा कोई क्वालिफाइंग एसेट डेवलप किया है और उस पर अब वो बोरिंग कॉस्ट जो है कैपिटलाइज कर रहे हैं, तो ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, क्योंकि पहले ये ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं, या अगर पहले हुई थी तो इमटीरियल थी, तो उसको आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कंसीडर नहीं करेंगे। IS 8 क्या हर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी पर अप्लाई होगा? तो इसका आंसर है नो। खास तौर पे IS 8 के अंदर ही ये बात मेंशन है कि जब इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ रिवैल्यूएशन मॉडल की जाती है अंडर IS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और IS 38 इंटेंजिबल एसेट, तो उसको आप IS 16 और 38 के मुताबिक ही डील करेंगे, आप उस पर IS 8 अप्लाई नहीं करेंगे। IS 16 और IS 38 में बताया हुआ है कि कैसे आपने गेन ऑन रिवैल्यूएशन को अदर कंप्रिहेंसिव इनकम रिवैल्यूएशन सरप्लस में रिकॉर्ड करना है और कैसे उसका ट्रांसफर होना है रियलाइजेशन पर एंड सो ऑन। तो हम IS 16 और 38 अप्लाई कर रहे होंगे, उस पर IS 8 अप्लाई नहीं होगा। इसी तरह से बाज़ का जब कोई नया स्टैंडर्ड आता है या किसी पुराने स्टैंडर्ड में चेंजेस आती हैं, रिविजन्स होती हैं, तो उसके साथ ही उस इनिशियल एप्लीकेशन ऑफ IFRS में कुछ ट्रांजिशनल प्रोविजंस आती हैं। वो ट्रांजिशनल प्रोविजंस इस मामले पर होती हैं कि जब आपने इस स्टैंडर्ड से रिलेटेड आइटम को न्यू जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनके मुताबिक डील करना है, तो कैसे डील करना है। यानी जब एक नया स्टैंडर्ड आता है तो उसके साथ ही वो गाइडेंस भी आती है कि उसकी जो एप्लीकेशन की वजह से पॉलिसीज चेंज होंगी, उन पॉलिसीज़ के चेंजेस को कैसे रिकॉर्ड करना है। तो फिर आप उन्हीं स्पेसिफिक रूल्स को फॉलो करते हैं और उन रूल्स को ट्रांजिशनल प्रोविजंस कहा जाता है। अक्सर स्टैंडर्ड्स के एंड पर ये ट्रांजिशनल प्रोविजंस जो हैं वो गिवन होती हैं और स्पेसिफिक वो उसी टाइम और उसी टाइप की एंटिटीज़ के लिए अप्लाई होती हैं जिनके लिए उसको मेंशन किया गया होता है। अदर देन दैट जो जनरल रूल है वो ये है कि जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होगी तो IS 8 अप्लाई होगा, और इसमें यह है कि इफ़ द IFRS डज नॉट इंक्लूड एनी ट्रांजिशनल प्रोविजन और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज वॉलेंट्री। क्योंकि हम दो ही सिचुएशन में चेंज करते हैं, जब IFRS रिक्वायर करे, और IFRS रिक्वायर कर रहा है और उसमें ट्रांजिशनल प्रोविजन नहीं है, या हम खुद वॉलेंट्री चेंज कर रहे हैं, तो हम उसको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करेंगे, और ये रिक्वायरमेंट है IS 8 की। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो आगे हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो IS 8 की जो रिक्वायरमेंट है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए, तो वो डिफ़ॉल्ट रिक्वायरमेंट है रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, वर्ड रिट्रोस्पेक्टिव का तो मतलब ये है कि आप बैक डेट से उसको अप्लाई करते हैं। तो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी शैल बी अप्लाइड रिट्रोस्पेक्टिवली। रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब क्या है? एज इफ द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी हैड ऑलवेज बीन अप्लाइड, यानी लास्ट ईयर में, उससे पिछले सालों में, उससे पिछले सालों में आप एसेट, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस पर इम्पैक्ट ऐसे लेंगे जैसे ये वाली न्यू पॉलिसीज ही पहले से एप्लीकेबल थी, एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट दैट इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डिटरमिन ईदर पीरियड स्पेसिफिक इफेक्ट और क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ चेंज। हाँ, जहाँ पर कोई चीज़ इम्प्रैक्टिकेबल हो जाएगी तो वो एक लिमिटेशन आ जाएगी, इसको हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे। तो इम्प्रैक्टिकेबल होना एक एक्सेप्शनल सिनेरियो है। बेसिक ट्रीटमेंट हमारी क्या है कि हमने रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन करनी है। अब रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन जो की जाती है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो आप न्यू पॉलिसी को करंट पीरियड में अप्लाई करते हैं, दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा ईयर 2021 है करंट पीरियड, तो इसमें हम न्यू पॉलिसी अप्लाई कर देंगे। फिर आपने न्यू पॉलिसी को कंपैरेटिव पीरियड पर भी ऐसे अप्लाई करना है जैसे पिछले साल न्यू पॉलिसी ही एप्लीकेबल थी। तो लाइक ईयर 2021 अगर हमारा करंट पीरियड है तो ईयर 2020 कंपैरेटिव पीरियड प्रेजेंटेड है, उसमें भी हम न्यू पॉलिसी के मुताबिक रीस्टेटमेंट कर देंगे।
और उससे पहले के जो साल हैं जैसे 2019, 18, 17 वगैरह जिनको हम प्रेजेंट नहीं कर रहे, तो वो कंपैरेटिव पीरियड जिनको हम प्रेजेंट नहीं कर रहे तो उससे पीछे के जो पीरियड्स हैं उनमें हम ओपनिंग बैलेंस को एडजस्ट करेंगे। यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ ईयर 2020, लास्ट ईयर का ओपनिंग, इन अदर वर्ड 2019 का एंडिंग बैलेंस जो है हम चेंज कर रहे होंगे, और उसके बाद के जो पीरियड हैं 2020 और 2021 वो तो हम वैसे ही प्रेजेंट कर रहे होंगे। तो ये 3 स्टेप में आप हर चीज़ को फॉलो करेंगे जब भी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज रिट्रोस्पेक्टिव अप्लाई करें। लिमिटेशंस ऑन रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। एक कॉन्सेप्ट है पार्शियल रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन का। बाजुकात ऐसा होता है कि हमारे पास किसी एक पीरियड का जो डाटा है वो अवेलेबल नहीं होता। तो व्हेन इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डिटरमिन द पीरियड स्पेसिफिक इफेक्ट्स, द एंटिटी शैल अप्लाई द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी रिट्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द अर्लीस्ट डेट प्रैक्टिकेबल। जहाँ से भी कर सकते हैं वहाँ से ऑनवर्ड कर दें, जितना रिट्रोस्पेक्टिव हो सकता है उतना कर दें, सारा नहीं हो सकता, जितना हो सकता है वो कर देंगे। प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कब की जाएगी? जब आप कहते हैं कि जी टोटल इफेक्ट ही इम्प्रैक्टिकेबल टू डिटरमिन, क्यूमुलेटिव इफेक्ट ही नहीं हम मालूम कर सकते तमाम प्रायर पीरियड्स का। तो एंटिटी शैल एडजस्ट द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन टू अप्लाई द न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी प्रोस्पेक्टिवली फ्रॉम द अर्लीस्ट डेट प्रैक्टिकेबल। जो हमारे पास अर्लीस्ट डेट जहां से हम पॉसिबल है उससे कर सकते हैं, तो वहां से हम प्रोस्पेक्टिवली यानी आज से ऑनवर्ड, इस साल से ऑनवर्ड उसको हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के डिस्क्लोजर्स को अब डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने चेंज किया है इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एन आईएफआरएस, तो एंटिटी डिस्क्लोज करेगी कि कौन से आईएफआरएस के मुताबिक आप चेंज कर रहे हैं, उसका टाइटल डिस्कस करेंगे। ट्रांजिशनल प्रोविजन अगर उस आईएफआरएस की थी और आपने उनको फॉलो किया है तो उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका फ्यूचर पीरियड्स पर इफेक्ट अगर कोई हो तो वो बताएंगे। नेचर ऑफ द चेंज, नेचर ऑफ द चेंज जैसे ये है कि आप बताते हैं कि जी लाइफो मेथड क्योंकि डिसला हो गया तो अब हम फाइफो मेथड की तरफ अपनी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन को शिफ्ट कर रहे हैं। अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट फॉर ऑल पीरियड्स प्रेजेंटेड फॉर ईच लाइन आइटम, हर लाइन में जो आइटम है जैसे इन्वेंट्री के अमाउंट पे क्या फ़र्क पड़ा, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे क्या फ़र्क पड़ा, प्रॉफिट पर क्या फ़र्क पड़ा, इक्विटी पर क्या फ़र्क पड़ा, और अगर आपके ऊपर जो है 33 अर्निंग पर शेयर का स्टैंडर्ड भी अप्लाई होता है, लिस्टेड कंपनीज पर अप्लाई होता है बेसिकली, तो फिर ईपीएस भी रिवाइज करेंगे। अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट फॉर पीरियड्स नॉट प्रेजेंटेड अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल, तो वो पीरियड्स की जो एडजस्टमेंट जिनको आप प्रेजेंट नहीं करते, यानी जैसे अगर हम 2021 में चेंज कर रहे हैं तो हम लास्ट ईयर 2020 को प्रेजेंट कर रहे होंगे, उससे पिछले वाले सालों से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होगी वो बताएंगे अनलेस के इम्प्रैक्टिकेबल हो, और फिर वो सर्कमस्टांसेस बताएंगे जिनकी वजह से रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन इम्प्रैक्टिकेबल है। तो अगर तो हम चेंज कर रहे हैं आईएफआरएस के मुताबिक तो ये चेंजेस हैं। अगर वॉलंटरी चेंज कर रहे हैं यानी एंटिटी ने खुद जो है रिलायबल एंड मोर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन के लिए अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है, तो फिर एंटिटी डिस्क्लोज करेगी नेचर ऑफ द चेंज, रीजंस वाई न्यू पॉलिसी गिव्स मोर रेलिवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ एडजस्टमेंट आप बताएंगे फॉर ऑल पीरियड प्रेजेंटेड हर लाइन आइटम के लिए और ईपीएस के लिए, जिन पीरियड्स को प्रेजेंट नहीं किया यानी उससे पिछले साल उनकी एडजस्टमेंट अनलेस इम्प्रैक्टिकेबल हो, और अगर इम्प्रैक्टिकेबल होगी तो उसके सर्कमस्टांसेस बताएंगे। तो यहाँ पर 4 आइटम दोनों में कॉमन है। वॉलंटरी चेंज में आप आइटम बी देखेंगे ये डिफरेंट है, और चेंज इन अकॉर्डेंस विद एनआईएफआरएस में आइटम ए और बी डिफरेंट है। बाकी अगर 4 आइटम देखेंगे दोनों तरफ तो वो सेम पॉइंट्स हैं, तो याद करने में आपको आसानी रहेगी। और एक मरतबा जब आप ये डिस्क्लोजर दे देते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सब्सिक्वेंट पीरियड नीड नॉट रिपीट दीज डिस्क्लोजर्स, तो बाद में हर साल आपको ये डिस्क्लोजर रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।